हेलो दोस्त, मैं बिट्टू सर आप सभी को स्टडी एग्जाम सेंटर में स्वागत करता हूं। आप सभी लोग अच्छे होंगे और सही ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश। अब इस पहले चैप्टर के प्रकाश में हम प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन पढ़ चुके हैं और आज का लेक्चर नंबर 10, जो आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर नंबर 10 के बारे में पढ़ेंगे आगे की तरफ। और आज हम देखेंगे जो प्रकाश होता है उसकी उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक, उसके बाद उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ये सारे चीजों को कवर करते हुए आज हमारा प्रकाश चैप्टर का थ्योरी का लास्ट दिन है, मतलब ये अंतिम लेक्चर है। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, यहां तक यदि बात आप सभी को समझ में आ गई हो, ठीक है, मैं एक बार पुनः आपको बता दूं कि ये जो हम सेशन चला रहे हैं न्यू बैच 2026-27 के लिए चला रहे हैं और डे बाय डे करके हम लोग लेक्चर नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 से लेकर, ठीक है, लेक्चर 1 से लेकर हमने 9 तक के सारे लेक्चर को अपलोड कर दिया गया है इसी चैनल पे। आप उसको जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से थ्योरी को कवर किया गया है। जो क्लास 10th में बच्चे होंगे उन सारे बच्चों को एक एक चीज दिखाकर समझाकर फिगर के माध्यम से बताया गया है। तो आप एक बार जरूर जाइएगा, देखिएगा। ठीक है, और ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 10 का शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्त मित्रों के यहाँ शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियो को आपके सामने लेकर आने का प्रयास करेंगे। आई होप मैं जितना चीजें आप सभी के लिए करता हूँ, चाहे पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, वो सारी चीजें आप सभी को समझ में आता होगा, तो ये अच्छी बात होगी हमारे लिए भी, और यदि आप सभी को समझ में आता होगा तो आपके लिए भी। ठीक है, तो ज्यादा देर करते नहीं हुए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग देखेंगे कि जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसके आगे क्या पढ़ना है, उस चीज को आज हम लोग डिस्कस करने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपना। हम आज देखेंगे इसमें कि जो हमारा टॉपिक होगा, मैंने अपवर्तनांक को पढ़ा चुका था और अपवर्तनांक के माध्यम बताए थे कि यदि कोई प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो अपने मार्गों से विचलित होती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसके बाद हमने अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा था और उस अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में समझ चुके हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा सापेक्ष अपवर्तनांक। तो हेडिंग बनाते हैं हम लोग, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष सापेक्ष अपवर्तनांक। यदि हम सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं बाबू कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो कभी भी यदि आपसे सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करेगा तो सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब ये होता है कि यदि पहला माध्यम वायु हो या निर्वात, ठीक है, जब प्रकाश पहले माध्यम से जाता हो तो पहला माध्यम क्या हो, वायु हो या निर्वात, ठीक है, के स्थान पर यदि कोई अन्य माध्यम ले ले, ठीक है, जैसे हम लोग कांच ले ले, जल ले ले, ठीक है, हम यहाँ से कह सकते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है।
हम क्या कर सकते हैं जी, यदि हम एक पहले माध्यम जैसे वायु या निर्वात हो, उस माध्यम के स्थान पे कोई दूसरा माध्यम ले लेंगे, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करेगा, जाएगा, तो उस माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे जी, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इस चीज को लिख लेते हैं कि यदि पहला माध्यम ठीक है, यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात के स्थान पर वायु या निर्वात के स्थान पर, ठीक है, वायु या निर्वात के स्थान पर, ठीक है, अन्य माध्यम हो तो निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम हो तो, ठीक है, अन्य माध्यम हो तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष, तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष, अपवर्तनांक कहलाता है। ये तो हमारा डिफिनीशन रहा। यदि कभी डिफिनीशन आपसे पूछे, यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम हो तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, और इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। अब यदि हम आगे बात करें कि यदि मान लेते हैं कि कोई हमारा अपवर्तनांक दिया गया हो, सपोज दैट करें कि इसमें अपवर्तनांक के चिन्ह को हम n से प्रदर्शित करते हैं और पहले तथा दूसरे माध्यम को संकेत के रूप में लिखा जाए। जैसे सपोज दैट मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, तो इस एग्जांपल पे मैं एक एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूं। एग्जांपल क्या है, ठीक है, एग्जांपल में आप ये याद रख रहना कि यदि किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, यदि किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, ठीक है, यदि किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, ठीक है, तो इसे करती है, तो इसे ANG संकेत के रूप में लिखा जाता है, संकेत के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। अब जब किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तब, ठीक है, अर्थात ANG के रूप में लिखा जाता है, तथा वह वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहलाता है, रूप में लिखा जाता है, तथा वह वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। मतलब पहला माध्यम जो दिया गया है उसको पहले, और बाद में जो माध्यम दिया गया उसको बाद में हम इस संकेत के रूप में लिखा जाता है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक। अर्थात हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ANG बराबर, जहां प्रकाश पहले आ रही होगी जहां से, तो साइन आई, क्योंकि हम बताए थे जब प्रकाश आती है तो आपतन कोण बनाती है, उसकी ज्या बटे में साइन आर, मतलब जहां प्रकाश जा रही होगी वहां पे कोण बनेगा जिसका नाम होगा अपवर्तन कोण। तो ANG बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बटा में साइन आर, ये हमारा क्या हो जाएगा जी, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का जस्ट हम अपोजिट चलते हैं। यहां तक बातें समझ में आ रही है सभी को, एक बार देख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि जस्ट हम इसका अपोजिट की बात करते हैं। अपोजिट में क्या है, यदि किरण वायु से जल में जा रही हो, यदि किरण वायु से जल में प्रवेश करती हो, ठीक है, इस बात को ध्यान देना, यदि किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, प्रवेश करती है तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW से प्रदर्शित करते हैं, ANW से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ANW बराबर भी हम क्या लिख सकते हैं, ANW बराबर साइन आई बटा में साइन आर, ये भी हमारा वही फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहां तक आप सभी को बातें समझ में आ रही होगी। अब हम इसमें आगे यदि साधारणतः बात करेंगे, ठीक है, साधारणतः बात का मतलब यह है कि हमने माध्यम समझ लिया कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाती हो तब क्या होगा, और उसके बाद जब प्रकाश वायु से जल में जाती हो तब क्या होगा। अब आपको यदि मान लेते हैं, सपोज दैट यदि प्रथम माध्यम वायु हो, प्रथम माध्यम क्या हो जी, वायु या निर्वात हो, तो जो द्वितीय माध्यम होता है, जो हमारा द्वितीय माध्यम होगा, उसको हम केवल n के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वायु के लिए a का चिन्ह लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसको हम नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कांच का अपवर्तनांक को लिखना होगा, हम क्या लिख सकते हैं, कांच का अपवर्तनांक को लिख सकते हैं NG लिख सकते हैं, जल का अपवर्तनांक लिखना होगा तो NW लिख सकते हैं। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ये नोट करके बातों को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे कि यदि प्रथम माध्यम वायु या निर्वात हो, यदि प्रथम माध्यम वायु या निर्वात हो तब, ठीक है, प्रथम माध्यम वायु या निर्वात हो तब, वायु या निर्वात हो तो द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, तब द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक n द्वारा प्रकट किया जाता है, n द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है, आई होप यहां तक आप सभी को बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब जैसे वायु के लिए हम, जैसे वायु के लिए A का प्रयोग नहीं करते हैं, वायु के लिए A का प्रयोग नहीं करते हैं,
जब हम वायु के लिए ए का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यदि कांच के लिए पूछे तो क्या करेंगे? कांच के अपवर्तनांक यदि पूछ देगा, बस केवल कांच का अपवर्तनांक पूछेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो कांच का अपवर्तनांक पूछेगा तो हम केवल क्या लिखेंगे? एन जी लिखेंगे। उसी तरह यदि आपसे जल का अपवर्तनांक पूछ दे, उसी तरह से क्या कर दे? जल का अपवर्तनांक पूछ दे, जल का अपवर्तनांक, तो जब जल का अपवर्तनांक पूछेगा तो हम लोग क्या लिखें? एन डब्ल्यू। क्या लिख सकते हैं? एन डब्ल्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमने कुछ विशेष बातों को भी समझ लिए कि यदि प्रथम माध्यम वायु या निर्वात हो, ठीक है, तो द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक एन द्वारा प्रकट किया जाएगा। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? वायु को ए का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब हम जहां जहां वायु से प्रकाश जारी होगी हम उस पर ए का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि क्वेश्चन पूछ दे कांच के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? एन जी होगा। जल का अपवर्तनांक क्या होगा? एम डब्ल्यू होगा। यहां तक बातें समझ में आ रही है? अब कुछ विशेष बातों को समझ लेते हैं। विशेष बात क्या होती है? ठीक है, हम कुछ विशेष बातों को समझते हैं। और विशेष बात में एक बात आपको याद बता दे रहा हूं, ठीक है, यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय दोनों माध्यम को पृष्ठ लंबवत हो जाए, मान लेते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, जैसे मैं आपको एक फिगर बनाकर दिखा दे रहा हूं कि दो माध्यम हो, मैं यहाँ छोटा सा ले रहा हूँ, ठीक है, ये एक माध्यम है और इस माध्यम में हम बहुत सारा जल को भर लेते हैं। कांच है, ठीक है, ये हमारा क्या है जी? माध्यम है। अब इस माध्यम में क्या किया जाएगा? हम यहां से यदि प्रकाश किरणों को ऐसे लेकर आते 90 डिग्री पे, कलर चेंज कर दे रहा हूं, यदि मैं 90 डिग्री पे लेकर आता हूं तो 90 डिग्री का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब एक ही साइड है। जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो वायु से कांच में आ रही है। अब देखिए प्रकाश कहाँ आ रही है? वायु से कांच में आ रही है और 90 डिग्री पे आ रही है। जब 90 डिग्री पे आ गई तो कोई विचलन होगा नहीं, 90 डिग्री पे आएगी तो कोई विचलन होगा नहीं। और जब कोई विचलन नहीं होगा तो इसी बात को हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करेगा? जाएगा, तो जाते समय माध्यमों के पृष्ठ पर लंबवत होती है, माध्यमों के पृष्ठ पर लंबवत होती है, ठीक है, माध्यमों के पृष्ठ पर क्या होती है? लंबवत होती है, ठीक है, या गिरती है, तो आपतन कोण आई का मान क्या हो जाए? गिरती है तो आपतन कोण आई का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन आई जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तो आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब दूसरे माध्यम में जाने पर, तब दूसरे माध्यम में जाने पर, अब दूसरे जब माध्यम में जाएगा तो आई का मान 0 हो जाएगा, तो विचलन होगा ही नहीं। तो दूसरे माध्यम में जाने पर अपने प्रारंभिक मार्ग से बिना विचलित हुए, अप, अप, तब दूसरे माध्यम में जाने पर
अपने प्रारंभिक मार्ग से अपने प्रारंभिक मार्ग से बिना विचलित हुए बिना बिना विचलित हुए सीधे सीधे गुजर जाती है। ठीक है, आप फिगर में देख रहे होंगे, कहीं पे भी ये टर्न नहीं हो रही, सीधे की सीधे क्या रही है, गुजर जाती हैं। जब ऐसा होगा तो हम आर का मान गुजर जाएंगे, यहाँ से भी आर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आर का मान क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। और जब आर का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ से हम पढ़ेंगे स्नेल के नियमानुसार। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन हो गया होगा। आगे चलते हैं, यहाँ से लिखेंगे स्नेल के नियमानुसार। स्नेल के नियमानुसार। अब स्नेल के नियमानुसार की बात करेंगे। स्नेल के नियमानुसार क्या होता है, स्नेल के नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात n बराबर साइन आई बटा में साइन आर। स्नेल का नियम यही कहता है। अब एक काम कीजिए, इन दोनों में त्रिया गुणा करा दीजिए, यहाँ से साइन आई बराबर एन साइन आर हो जाएगा। साइन आई बराबर एन साइन, क्योंकि इसमें इस गुणा हो जाएगा, यहाँ सब हो जाएगा। अब लंबवत आपतन के लिए यदि बात करेंगे, लंबवत आपतन के लिए, तो लंबवत आपतन के लिए क्या करेंगे, आई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई का मान कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। जब आई का मान 0 हो जाएगा तो साइन 0 का मान क्या होता है, अब पढ़े हो, साइन 0 का मान 0 होगा। साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होगा। यहां से हम ये कह सकते हैं, तब एन साइन आर बराबर साइन आई 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मतलब 0 हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट हम 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से साइन आर बराबर ये भी 0 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, साइन आर बराबर ये साइन में कितने डिग्री का मान होता है जी, 0 डिग्री का होता है, तो आर का मान भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। आर का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इस तरह हम कह सकते हैं, यदि कोई प्रकाश की किरण हम लंबवत पड़ती है तो आपतन कोण यदि आर का मान सॉरी आपतन कोण यदि आई का मान 0 हो, अपवर्तन कोण आर का मान भी क्या होगा, 0 ही होगा। यहाँ तक बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे अब इसमें जो हमारा अपवर्तनांक होता है, उस अपवर्तनांक में ये जो चीजें होती है किन किन बातों पर निर्भर करती है, इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम लिखेंगे अपवर्तनांक की निर्भरता। अपवर्तनांक की निर्भरता। आप सभी को याद रखना होगा बाबू कि जो हमारा अपवर्तनांक होता है ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस चीज को समझते हैं। जो हमारा अपवर्तनांक की निर्भरता होगा वो निम्न बातों पर निर्भर करेगा, और वो कौन कौन सी बातें होंगी, उन बातों को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारा अपवर्तनांक होगा, ठीक है, तो किसी पदार्थ का अपवर्तनांक क्या करेगा, निम्न बातों पर निर्भर करेगा। इस बात को लिख लेते हैं, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, कोई भी हमारा अपवर्तनांक होगा, ठीक है, तो पदार्थ पे डिपेंड करेगा। और जब पदार्थ पे डिपेंड करेगा तो
वो बात समझ लेते हैं कि जो पदार्थ किन किन बातों पर निर्भर करेगा। पहला होगा पदार्थ की प्रकृति। पहला क्या होगा जी? पदार्थ की प्रकृति, मतलब जो पदार्थ की नेचर होती है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि वो कैसा पदार्थ है, कि कांच का है, कि जल है, कि वायु है, मतलब इन सारे बातों पर वो क्या करेगा? डिपेंड करेगा। उसके बाद पदार्थ की भौतिक अवस्था पे। दूसरा क्या होगा जी? पदार्थ की भौतिक अवस्था पर। भौतिक अवस्था पर इस बात को भी ध्यान देंगे कि पदार्थ किस अवस्था में है, मतलब ठोस में है, द्रव में है और कि गैस में है। ये भी आपको क्या होगा? डिपेंड करेगा। कौन सा? पदार्थ का अपवर्तनांक। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट होगा, पदार्थ के ताप पर, मतलब पदार्थ जो होगा उसके टेम्परेचर पे भी क्या करेगा? अपवर्तनांक हमारा निर्भर करेगा, डिपेंड रहेगा। और अगला होगा प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश के रंग पर। प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश के रंग पर। ये जो 4 पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये अपवर्तनांक पे क्या करेगा? निर्भर करता है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग क्या होता है जी? अपवर्तनांक होता है। उस चीज को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ लेते हैं कि कौन सी वस्तु है, उनका कितना अपवर्तनांक होता है। इस बात को हम लोग क्या करते हैं जी? समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब अलग अलग चीजों पर चलते हैं, ध्यान सुनिए। यहाँ तक नोट डाउन कर चुके होंगे। अब ये कुछ नोट पॉइंट है, मैं नोट पॉइंट करके आपको बता दे रहा हूँ, और यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना होगी। नोट में आप ये याद रख रहना, ठीक है, कि जो हमारा अपवर्तनांक किसी पदार्थ पे, ठीक है, अपवर्तनांक किसी पदार्थ का एक विशिष्ट भौतिक गुण है, मतलब उस पर डिपेंड करता है और उस पर क्या है? ये निर्भर करेगा। जैसे विभिन्न पदार्थों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। ऐसा नहीं है कि सभी पदार्थों का जो अपवर्तनांक होगा एक जैसा होगा, ऐसा नहीं है। क्या होगा? कि अलग अलग होगा। जैसे एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के लिए क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न होगा। तो इस बात को समझ लेते हैं कि जब एक ही पदार्थ होगा और एक ही पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा उसके रंगों की यदि बात की जाएगा तो रंगों के लिए अपवर्तनांक उसका क्या होगा? अलग होगा। जैसे बैगनी रंग का लिए यदि बात किया जाएगा, बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, तो बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक की बात करेंगे तो सबसे अधिक होगा बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक। बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, तो बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होगा? कोई ठोस पदार्थ होगा और उसके लिए यदि पूछ दिया जाए कि बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, बैगनी रंग के अपवर्तनांक की यदि बात करेंगे तो सबसे अधिक होगा। क्या होगा जी? सबसे अधिक होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, बताइए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अब क्या बताओगे जी? बैगनी रंग का। दूसरा यदि पूछ दिया जाएगा लाल रंग का अपवर्तनांक, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक, तो यदि लाल रंग के लिए अपवर्तनांक की बात करेगा तो लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे कम होगा। सबसे क्या होगा जी? कम होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यदि बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक पूछे तो सबसे ज्यादा, और लाल रंग के लिए पूछे तो सबसे क्या होगा? कम हो जाएगा। ये 2 पॉइंट है। यही एक और मैं पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ, अभी पढ़े नहीं हो फिर भी उस पॉइंट को मैं अलर्ट करके लिखवा दे रहा हूँ कि जो बैगनी रंग होता है,
बैगनी रंग, बैगनी रंग का जो हमारा तरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे कम होगा। बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो क्या होता है जी, सबसे कम होगा, सबसे कम। कभी क्वेश्चन पूछे कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होगा, तो सबसे कम होगा। और अगले पॉइंट की बात करें, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य, तो यदि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य पूछे तो लाल रंग के तरंगदैर्ध्य में क्या बताओगे जी, सबसे अधिक, सबसे क्या होगा, अधिक होगा। इस बात को भी समझेंगे कि जो बैगनी रंग होगा, ठीक है, तो बैगनी रंग के लिए बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होगा, सबसे कम होगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पे, यदि आपसे विचलन कभी पूछ देगा तो क्या कहोगे, मैं रंगों पे ही बात कर रहा हूँ। यदि आपसे विचलन पूछेगा तो लिखेंगे बैगनी रंग का, बैगनी रंग का विचलन, बैगनी रंग का विचलन। तो जब बैगनी रंग का विचलन की बात किया जाएगा तो सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होगा, ठीक है। और 6 नंबर की यदि बात करेंगे, लाल रंग का विचलन, तो यदि लाल रंग की विचलन की बात करेंगे, ठीक है, लाल रंग की विचलन की बात करेंगे तो सबसे कम क्या होगा, सबसे कम होगा। तो ये जो 6 पॉइंट है आपको याद रखना होगा। और मैं बात बता दूं, ये जो जितने भी हम ये 6 पॉइंट आपको लिखे हैं, ये आपको बोर्ड ऑफ एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आप मान के चलना बाबू कि 100% आपसे पूछने की क्या है, प्रबल संभावना है, और ये पूछे भी जाएंगे। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स, याद रखे रहना कि बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम। उसी तरह बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक। सेम वैसे ही बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, ठीक है। यहाँ तक आप बातों को समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं। अब पदार्थों की यदि बात किया जाएगा, अलग अलग पदार्थों का अलग अलग हमारा क्या होता है जी, मान होता है। जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे वायु के लिए बात किया जाएगा, बर्फ के लिए बात किया जाएगा, जल के लिए बात किया जाएगा, एल्कोहल के लिए बात किया जाएगा। इन सारे चीजों का मैं एक जगह क्या कर सकता हूँ, लिख देता हूँ। पहले हम लोग एक तरफ कॉलम बना लेते हैं और उस कॉलम में आपको अलग अलग पदार्थों का अलग अलग गुणों के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसी चीज को हम लोग समझेंगे। तो ये हमारा कॉलम है। अब इस कॉलम में यदि बात करें तो आपको 4 कॉलम दिखाई दे रहा होगा। एक तरफ हम लोग द्रव्यात्मक माध्यम लिख ले सकते हैं, द्रव्यात्मक माध्यम।
और इसमें हम लोग अपवर्तनांक लिख लेते हैं। सेम वैसे यहाँ भी द्रव्यात्मक माध्यम और इसमें हम लोग अपवर्तनांक लिख लेते हैं। ठीक है, अब जो भी पॉइंट दिए गए हैं उन सारे पॉइंटों को हम लोग लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग वायु की बात करते हैं। जो वायु होता है, वायु का कितना हो जाएगा, तो वायु का होता है 1.0003 1.003 समथिंग, हम एक के बराबर भी मान सकते हैं। उसी तरह यदि बर्फ की बात किया जाएगा, बर्फ का कितना होता है, तो ये होता है 1.01। बर्फ का कितना होगा जी, 1.31 होता है, 1.31 हो जाएगा। बर्फ की यदि बात करेंगे जल, तो जल का जो अपवर्तनांक होगा 1.33। जल का अपवर्तनांक क्या होगा जी, 1.33। उसी तरह एल्कोहल की यदि बात करेंगे, एल्कोहल का कितना हो जाएगा, याद रख रहा है ना, एल्कोहल का 1.36 किसका रहेगा, एल्कोहल का। उसी तरह केरोसिन की बात करेंगे, केरोसिन, तो केरोसिन का कितना हो जाएगा, याद रख रहा है ना, केरोसिन का होता है 1.44। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, केरोसिन का अपवर्तनांक हो जाएगा। उसके बाद तारपीन के तेल की बात करेंगे, तारपीन के तेल, तो जो तारपीन का तेल होगा बाबू, याद रख रहा ना, जो तारपीन का तेल होगा, उस तारपीन के तेल का जो अपवर्तनांक होगा 1.47 होता है। कितना होगा, 1.47। ठीक है, तारपीन का तेल का कितना होगा, 1.47। उसके बाद बेंजीन की यदि बात करते हैं, बेंजीन, ठीक है, तो बेंजीन का याद रख रहेंगे 1.50 होता है, 1.50। उसके बाद बेंजीन के बाद आता है क्राउन कांच। क्या आएगा जी, क्राउन कांच। तो जो क्राउन कांच का अपवर्तनांक होगा, ठीक है, क्राउन कांच के अपवर्तनांक की बात करेंगे तो 1.52। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने अभी वायु का अपवर्तनांक 1.003 देखे हैं, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 देखे हैं, जल का अपवर्तनांक 1.33 देखे हैं, एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 देखे हैं, केरोसिन का 1.44 देखे हैं, तारपीन के तेल का 1.47 होता है, बेंजीन का 1.50 होता है, क्राउन कांच का 1.52 होता है। इस तरह आप कई बार इस चीजों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह यदि हम बात करेंगे खनिज नमक का कितना होता है, खनिज नमक, तो यदि आपसे खनिज नमक का अपवर्तनांक पूछेगा तो 1.54 होता है। कितना होगा जी, 1.54 होता है। इसी तरह यदि हम बढ़ते चले जाएंगे तो कार्बन डाई सल्फाइड की यदि बात करेंगे, कार्बन डाई सल्फाइड, तो कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63 होता है। कार्बन डाइसल्फाइड का कितना होगा, 1.63 होता है। उसके बाद सघन फ्लिंट कांच, सघन फ्लिंट कांच, तो सघन फ्लिंट कांच की यदि बात करते हैं, इसका होता है 1.65। ये हमारा सघन फ्लिंट कांच का क्या होता है, अपवर्तनांक हो जाता है। उसके बाद नीलम की बात करेंगे, नीलम, तो जो नीलम एक पदार्थ होता है उसका होता है 1.77। और आगे हम बात करेंगे जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, जो आपसे पूछने की प्रबल संभावना हो सकती है, हीरा 2.42। याद रख रहना, जब भी आपसे पूछेगा बताइए इसका अपवर्तनांक क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है, अधिकतम, ये अधिकतम होता है। पूछेगा अधिकतम किसका होता है, अधिकतम में आप क्या बताओगे, हीरा एक ऐसी वस्तु है जिसका जो अपवर्तनांक होगा वो कितना होगा
2.42 ये अधिकतम होता है, मतलब सबसे अधिक आपसे अपवर्तनांक पूछेगा इसी का बताएंगे। ठीक है, नोट करके भी लिख सकते हैं कि जो हीरे का अपवर्तनांक होता है वो सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है, और वायु का अपवर्तनांक सबसे कम। यहाँ लिख सकते हो सबसे कम, सबसे कम। ठीक है, क्या होता है, वायु का होता है। कहीं भी हम उस चीज को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि ये मिटने लायक होगा तो अच्छी बात होगी। ठीक है, मिट जा रहा है। यहीं पे हम लोग नोट पॉइंट करके लिखते हैं। नोट में हम यहाँ लिखेंगे वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक सबसे कम तथा हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये आप नोट में याद रख रहेंगे कि वायु का अपवर्तनांक सबसे कम और हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई है। एक बार इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अब हम चीजों को आगे समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। ठीक है, उस टॉपिक को पढ़ते हैं। अपवर्तनांक पूरा गलत, अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, प्रकाश की चाल से संबंध। यहां से भी आप मान कर चलना कि 2 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्ट सॉरी लिखित में आएगा और आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक है, हम पहले इसके लैंग्वेज के रूप में समझेंगे, उसके बाद इसमें परिभाषाओं के बाद समझेंगे। ठीक है, कह रहे कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों से प्रकाश की चालों के अनुपात में क्या होता है, बराबर होता है। इसको लिख लेते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम के सापेक्ष, ठीक है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में, उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा थोड़ा बहुत इसके बारे में है कि जब पहला माध्यम दूसरा माध्यम है तो उसके अपवर्तनांकों के अनुपात को क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जैसे यदि बात किया जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक आपसे पूछ देगा, ठीक है। तो अपवर्तनांक का बताओ, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब ANG, और ANG बराबर क्या होगा, जो पहले लिखा गया है, तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, और बटे में माध्यम क्या है, कांच है, तो लिख सकते हैं कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। ये थोड़ा संबंध रहा, आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो जब भी यदि आपसे पूछे कि ANG बराबर क्या होगा, तो वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल, अर्थात हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि ANG बराबर वायु में प्रकाश की चाल को हम कहते हैं C से डिनोट करते हैं, और कांच में प्रकाश की चाल को B से डिपेंड करते हैं। तो आप इस चीज को भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा होगा। अभी कभी कभी जो ANG है, ANG को आप N के रूप में लिखेंगे, तो N बराबर क्या हो जाएगा, C/V। तो ANG को आप C/V के रूप में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हो। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर, मतलब ये आपका लिख हो जाएगा। अब N क्या अपवर्तनांक हुआ, अब किसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया होगा, जैसे मान लीजिए कि एक ही Y की तरफ होगा तो फिक्स होगा, यहाँ से आप नोट करके लिख सकते होंगे कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ तक आप बातों को समझ गए होंगे, एक बार पुनः इसे देख लीजिए। आगे हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी और आप देख रहे होंगे, ठीक है। यदि आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही होगी बाबू, तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप पढ़ा रहे हैं आपको क्या लिए, कि ताकि जैसे मान लीजिए हम कुछ पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो कुछ ना कुछ आपका भी फर्ज बनता है। हम आपसे केवल सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं, शेयर करने के लिए बोल रहे हैं, और केवल यदि आप कुछ चीजों समझ में आ रहा होगा, उस चीज को आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे कुछ भी चीज पसंद आ रहा है, तो मैं वो चीज ले लेता हूँ। उसी तरह यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, देख रहे हो, समझ में आ रहा होगा, इस वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपको लाइक करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, लेकिन यदि आप एक लाइक करेंगे तो हम लोग का ये होता है कि नहीं, बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीजें, और पढ़ाने में हम लोग को क्या होता है, इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, एक बार देख लीजिए पुनः। अब आगे आते हैं, आगे में हम लोग क्या लेंगे, पढ़ेंगे प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, उत देख कर लिखना पड़ेगा, उत्क्रमणीयता, सही, उत्क्रमणीयता। देखो, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का मतलब ये होता है कि जो प्रकाश होती है वो सीधी भी जाती है और उल्टी भी जाती है। जैसे सपोज मैं आपको एक फिगर के माध्यम से बताऊंगा, और आज के थंबनेल में आप वही चीज देखे भी होंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट हम एक वस्तु लेते हैं, ठीक है, यहां से इस वस्तु में यदि आप बात करेंगे, यहां से यदि मैं कोई प्रकाश की किरण को इसमें से भेजूं, ठीक है, यहां से क्या करूं, इस प्रकाश किरण को भेजूं, जैसे ऊपर हमारा वायु है, ऊपर क्या है जी, ये हमारा वायु है, और ये इसको हम लोग कांच मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, कांच मान लेते हैं, चाहे जल कुछ भी हो,
इसको जल ही मानकर चलिए ताकि सही रहेगा, जल लेते हैं। ये हमारा एयर हो जाएगा और ये हमारा जी हो जाएगा। अब एक काम करते हैं कि यहां से हम एक अभिलंब डालते हैं, ठीक है। अब यदि दो माध्यम नहीं होता तो ये जो प्रकाश किरण आ रही है, ये जो प्रकाश की किरण आपको आती हुई दिखाई दे रही होगी, यदि इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है, तो ये सीधे मार्ग में क्या हो जाती है, चली जाती है। यदि इसको कोई डिस्टर्ब ना करता तब, लेकिन जब वायु से कांच में आ रही है तो ये हमेशा क्या हो जाएगी, इस तरह से झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। अब जैसे अभिलंब की तरफ झुकेगी तो हम यहाँ पे एक दर्पण रख देते हैं, ठीक है, कोई वस्तु दर्पण रख देते हैं ताकि इसे प्रकाश टकरा कर चली जाए। जब यहां से आप देख रहे हैं कि प्रकाश किरण आ रही है तो अभिलंब की तरफ झुक गई है। अब यहां से जब प्रकाश किरण क्या होगी, जाएगी, तो ये सीधा जाएगी। जब सीधा जाएगी, ये भी तो यदि जल होता तो सीधे चली जाती, लेकिन जल से वायु में गई। अब जल से वायु में गई तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, तो अभिलंब से दूर हट जाए। जब दूर हट जाती उसी पथ का क्या कर लेती, अनुसरण कर लेती। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। इसको क्या कहेंगे जी, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। ये हमारा माध्यम 1 है, और ये हमारा माध्यम 2 है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही है। माध्यम 1 और माध्यम क्या है जी, 2 है। अब इसमें बहुत सारे आप जल को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। पानी है नीला नीला, तो नीला नीला ही कर लीजिए। आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसी चीज को लिख लेते हैं, प्रकाश क्या होता है। लिखेंगे कि यदि किसी अपवर्तित अथवा परावर्तित किरण, ठीक है, यदि किसी अपवर्तित, यदि किसी वही लिख लिया, अपवर्तित अथवा, ठीक है, यदि किसी अपवर्तित अथवा परावर्तित किरण की दिशा, परावर्तित किरण की दिशा उलट दी जाए, ठीक है, यदि किसी अपवर्तित अथवा परावर्तित किरण की दिशा उलट दी जाए तो किरण अपने ही मार्ग पर जाए, तो किरण अपने ही मार्ग पर, ठीक है, अपने ही मार्ग पर वापस चली जाती है, वापस चली जाती है, ठीक है। और इस घटना को ही हम प्रकाश की क्या कहेंगे जी, उत्क्रमणता कहेंगे। यही क्या कहेंगे, प्रकाश किरण की उत्क्रमणता। यदि हम माध्यम 1 माध्यम 2 से ही हल करें शॉर्टकट में, उस चीज को हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए जो प्रकाश किरण आ रही होगी एक माध्यम से, जैसे प्रकाश किरण को हम क्या कहेंगे, यहाँ से ए है, यहाँ पॉइंट बी है, यहाँ पॉइंट सी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ए बी है, वो प्रकाश किरण आ रही है, ए बी क्या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। यहाँ से लिखेंगे माध्यम 1 से माध्यम 2 में अपवर्तित होते समय, यहाँ से पद लिखेंगे माध्यम प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में, ठीक है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में अपवर्तित होते समय, अपवर्तित होते समय, अच्छा अपवर्तित होते समय यदि बात किया जाएगा
तो यहाँ पे एक कोण बन रहा होगा, जिस कोण का नाम होगा कोण आई। उस कोण का नाम क्या होगा? कोण आई। और जस्ट उसके नीचे बन रहा होगा एक कोण जिसको बोलेंगे कोण आर। क्या बनेंगे? कोण आर। तो कोण आई, सोते समय कोण आई आपतन कोण तथा परावर्तन कोण तथा आर परावर्तन कोण है। यही ना होगा, मतलब आपतन कोण ये परावर्तन कोण है। तब स्नेल के नियमानुसार तब स्नेल के नियमानुसार, यदि आप स्नेल के नियमानुसार की बात करते हैं, ठीक है, स्नेल का नियमानुसार क्या कहता है? इस n बराबर क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर। तो लिखेंगे माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। मतलब क्या होगा? 1n2 बराबर साइन आई बटा में साइन आर। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या होगा जी? 1 हो जाएगा। जस्ट उसी तरह हम नीचे की यदि बात करेंगे, जब प्रकाश किरण माध्यम 2 से माध्यम 1 में यदि प्रवेश करेगा, इस चीज को लिख लेते हैं इस पे, ठीक है, ठीक है। इसको आगे अगले स्लाइड पे, यहां तक देख लीजिए इसको एक बार पुनः। अगले स्लाइड पे यहां लिखेंगे माध्यम 2 में से, ऐसे लिखेंगे, जब प्रकाश माध्यम 2 में से माध्यम 1 में प्रवेश करती है, ठीक है, तो आपतन कोण आर तथा अपवर्तन कोण आई होगा, ठीक है। कब? जब उल्टा जाएगी तब। यहां से लिख सकते हैं कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तब स्नेल के नियमानुसार अब स्नेल के नियमानुसार में हम लोग क्या लिखेंगे कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, ठीक है, अर्थात 2n1 बराबर साइन आर बटा में साइन आई। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब समीकरण ये 2 हो जाएगा, तो यहां से हम ये कह सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 की गुणा कराने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की गुणा करने पर यदि आप गुणा करते हैं तो इधर हो जाएगा हमारा 1n2 गुणे 2n1 बराबर साइन आई बटा में साइन आर और गुणे साइन आर बटा में साइन आई। क्योंकि देखिए समीकरण 2 यहाँ पे दिया गया था, इसी सॉरी 1 दिया गया था, इसी को लिखे हैं। अब इस चीजों में देखो साइन आर से साइन आर खत्म, साइन आई से साइन आई खत्म, मतलब 1n2 गुणे 2n1 बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस चीज को यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। यहां से लिखेंगे 1n2 गुणे 2n1 बराबर क्या हो जाएगा? 1। इस बात को आप लोग समझेंगे कि ये हमारा क्या है?
सूत्र है। अभी यहाँ पे आप इसको पक्षांतर करके भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि 1n2 बराबर क्या हो जाएगा जी, 1n2 बराबर 1/2n1, मतलब ये अपोजिट में हो जाएगा। जैसे अपोजिट में हो जाएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे यदि माध्यम हो गए तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। एक कंसेप्ट और है, उस कंसेप्ट को हम क्या करते हैं, जान लेते हैं। उसके बाद ये आज का हमारा जो क्लास होगा उसको द एंड करेंगे और ये हमारा चैप्टर भी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जैसे पूरे क्वेश्चन जितने भी हमारे बोर्ड ऑफ एग्जाम में प्रश्न आए होंगे उन सारे सवालों का जवाब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना होगा, पहला माध्यम वायु था, दूसरा माध्यम जल था, इसी को लेकर हम लोग अगला हम कंसेप्ट क्या करेंगे, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे यहाँ से कि प्रयोग में यदि कहा जाएगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रयोग में पहला माध्यम और दूसरे माध्यम में क्रमशः वायु तथा जल लिए गए थे। यदि वायु को ए से और जल को जी से डब्ल्यू से व्यक्त किया जाए तो एक समीकरण बनता है। ठीक है, हम लोग उस समीकरण को कहेंगे, ध्यान सुनिए, ये हमारा 1n2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का परिणांक है। पहला माध्यम वायु था, पहला माध्यम क्या था जी, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, पहला माध्यम चाहे ऐसे लिखे, माध्यम 1 क्या था हमारा, माध्यम 1 और माध्यम 2, माध्यम 2। अब समझ चुके होंगे कि माध्यम 1 हमारा वायु था और माध्यम 2 हमारा जल था। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर 3 था, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से यदि बात किया जाएगा तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ए एन जी, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का पूर्णांक बराबर 1 में क्या हो जाएगा, जी एन ए, क्या लिखेंगे, जी एन ए, जी सॉरी जी तो नहीं होगा, कांच होगा, सॉरी गलती हो जाएगा, ए एन डब्ल्यू बराबर 1 में डब्ल्यू एन ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। और इस तरह आपसे पूछने की प्रबल संभावना हो सकती है, कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और यही यहाँ तक कि आपके सिलेबस में बोर्ड ऑफ एग्जाम तक आने की प्रबल संभावना होती है। अब इन सारे कंसेप्ट पे हम लोग सवाल सीखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या किया जाएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से सारे एमसीक्यू सब्जेक्टिव सवालों का हम क्वेश्चन आंसर क्या करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। तो आई होप यहाँ तक सारी चीजें आप सभी को समझ में आ गई होगी, एक बार पुनः देख लीजिए। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जो भी चीज आपको समझाया गया होगा, पढ़ रहे होंगे, समझ में आया होगा। यदि बाय द वे सारी चीजें एक बार में ना समझ में आए तो चीजों को आप बार बार प्रैक्टिस में लाइएगा, देखिएगा, समझिएगा, तब जाकर ये चीजें आपको क्या होगी, समझ में आएगी। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए, ठीक है, यदि आप सभी को समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, और अपने दोस्त मित्र भाई बहन जो भी पढ़ रहे होंगे उनके यहाँ इसको क्या करेंगे, शेयर करने का काम करेंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ नहीं कहेंगे आज के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।